Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 16th ऑफ जनवरी 2022। तो गाइज आज है तारीख 16 जनवरी 2022 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज संडे है और संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर डिस्कस नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग हमेशा की तरह वीकली कंपाइलेशन को कवर करेंगे। मतलब कि पिछला सप्ताह हमने जितना भी डिस्कशन किया है, जितने भी करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी के हों, चाहे वो इकोनॉमी के हों, चाहे वो एनवायरमेंट के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, उन सभी आर्टिकल्स को एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल करके एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। बिल्कुल एक रिवीजन होगा क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। एक घंटे का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं, पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, रिवीजन हो नहीं पाता है। इसी की वजह से हम लोग अपनी प्रिपरेशन के अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं। तो इसी वजह से पूरे सप्ताह का करंट अफेयर में हर संडे को कंपाइल करके ये कवर करता हूं। तो चलो शुभारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम लिंक है दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। देखो आज वाला ही पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, ये वाला जो पीडीएफ है ये आपको कब मिलेगा, मंथ के एंड में। जो ये जनवरी 2022 का मंथ है इसके एंड में मिलेगा, क्योंकि इस पीडीएफ के साथ साथ मैं आप लोगों को जनवरी मंथ का कंपाइलेशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मंथली कंपाइलेशन भी आपको डेली मिलता है, सॉरी हर मंथ मिलता है, और वीकली कंपाइलेशन भी आपको हर वीक मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पीडीएफ को आपको मैं जनवरी 2022 के मंथ के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पीडीएफ की टेंशन मत लेना। और भी कुछ क्वेरीज हुए तो फिर यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरी आईडी है दीपक यादव एजुकेशन। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं, यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। टारगेट रखा है हम लोगों ने 2K प्लस लाइक्स का। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो हमने जो अभी पिछला मंडे निकला है उस मंडे में सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस किया था इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर। तो यहाँ पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट को बढ़ा दिया गया था, उसी की वजह से आर्टिकल चर्चा में था। जीएस पेपर 2 से इसको रिलेट कर सकते हो। द हिंदू का ये आर्टिकल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो जो एक्सपेंडिचर लिमिट है लोकसभा के कैंडिडेट के लिए वो इंक्रीज कर दी गई थी। पहले 54 लाख से लेकर 70 लाख के आसपास तक ये पैसा जो है लोकसभा का कैंडिडेट खर्च सकता था, लेकिन इसको बढ़ाकर 70 लाख से 95 लाख कर दिया गया है। तो इलेक्शन के अंदर अब इतना पैसा यहां पर खर्चा जा सकता है बाय द कैंडिडेट ऑफ लोकसभा। उसके बाद ये तो बात हुई लोकसभा के कैंडिडेट की। दूसरा यहाँ पर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके लिए भी स्पेंडिंग लिमिट को बढ़ा दिया गया। पहले ये 20 लाख से लेकर 28 लाख हुआ करता था ना, इसको इंक्रीज करके 28 लाख से 40 लाख कर दिया गया था। आपको मालूम होगा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट होती क्या है, मतलब कहां पर पैसा खर्चा जाता है। तो आपको पता है चुनाव के अंदर बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, रैलीज होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, व्हीकल और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर पैसा खर्चा जाता है। इसी को हम लोग इलेक्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देन उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है जो कि इलेक्शन से डील करता है, इस एक्ट का सेक्शन 77 पता है क्या बोलता है। इस एक्ट का सेक्शन 77 बोलता है कि हर एक कैंडिडेट को अपना एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है और जितना भी पैसा खर्च रहा है, वो जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसका एक डेटा तैयार करना है और वो डेटा यहां पर आप कह सकते हो रखा जाएगा और आगे सबमिट किया जाएगा। इनफैक्ट जो व्यक्ति नॉमिनेट हो रहा है, मतलब आप कह सकते हो एक व्यक्ति यहां पर नॉमिनेट हुआ, नॉमिनेशन से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट तक बीच में जितना भी पैसा खर्चा गया है उसका एक स्टेटमेंट तैयार करो और उसको यहां पर ले जाकर कहां सबमिट करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, ताकि पता चले कि कितना पैसा खर्चा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बॉडी है जो कि हमारे देश में चुनाव को कंडक्ट करवाती है। क्लियर हुआ। तो ये चीजें यहां पर बताई गई हैं। फिर उसके बाद देखा जाएगा अगर ये जो पैसा है ये एक लिमिट से ज्यादा खर्चा गया है, ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा यहां पर खर्चा गया है, इनकरेक्ट सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो उसके बेसिस पर उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए वो इलेक्शंस को नहीं लड़ पाएगा। क्लियर हुआ। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर अलग अलग कमिटीज भी रिसेंटली बनी हैं, देख पाओगे। एक है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, 1998 की कमेटी है। इन्होंने तो क्या सजेस्ट किया, इन्होंने ये बोला कि देखो यार इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर होता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फोकस किया जाए जो कि पुअरर हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, सिर्फ उनको पैसा दो। जिनकी ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी है उनको पैसा नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार से एक कमेटी और आई थी इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर, उसका नाम है लॉ कमीशन रिपोर्ट। इन्होंने तो बोला कि जो भाई ये स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। और पहली बात तो यहां पर मतलब कि ध्यान ये देना चाहिए हम लोग को कि आप एग्जैक्ट अमाउंट प्रोवाइड करवाओ, उसको रेगुलेट करो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह से फंड को ना रेज कर पाए, दूसरी जगह से फंड ना उठा पाए। क्लियर हुआ।
उसके बाद एक और कमेटी आती है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कमेटी भी यहाँ पर ये बोलती है एग्जैक्टली ये लोग तो ये वाली कमेटी तो ये बोलती थी कि हम लोग फंडिंग को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अगर फंडिंग हो रही है तो उसको रेगुलेट किया जाए, ध्यान दिया जाए उसके ऊपर, बाकी हम लोग फंडिंग को तो सपोर्ट करते नहीं है। उसके बाद मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर, ये आपको पता होगा, क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता को लेकर। चीता को अभी क्या किया जा रहा है, वापस से इंडिया में लाया जा रहा है। चीता इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनको वापस से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये सब काम एक प्लान के अंडर में हो रहा है, नाम है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। क्लियर हुआ। हमने फोकस रखा है लगभग 50 चीता को हम लोग भारत के अंदर लेकर आएंगे। ये जो एक्शन प्लान है इसको लॉन्च किया गया था अभी जो एनटीसीए की 19वीं मीटिंग हुई है वहां पर। एनटीसीए क्या है, यह है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। ये आपको ध्यान देना है, आप देख पाओगे आर्टिकल है। एनटीसीए के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो किस बॉडी के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में आती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2005 के अंदर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं एक तरीके से, बहुत सारे प्रोविजंस को लेकर ये काम करता है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, ठीक है। तो मतलब कि एक तरीके से इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम आप देख पाओगे टाइगर को प्रोटेक्शन देने का ये काम करता है, ठीक है। टाइगर्स को बचाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। तो यहां पर एक क्वेश्चन और आएगा कि हम लोग चीता को वापस से री इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। देखो चीता को या फिर किसी भी स्पीशी को री इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो खत्म हो चुका है। खत्म होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि चीता भारत के अंदर खत्म हुआ, इसके पीछे का कारण है हंटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है, ठीक है। लोग यहाँ पर अपनी बहादुरता दिखाते थे कि हाँ हमने चीता का शिकार किया है, तो इस प्रकार की हंटिंग वगैरह देखने की वजह से भी यहाँ पर चीता काफ़ी तेजी से एक्सटिंक्ट हुए हैं। मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर हंटिंग तो मतलब मेजर एक तरीके से रीज़न रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारी रीज़न रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इनके लिए कुछ खाना नहीं हुआ करता था, इनका शिकार यहाँ पर सही से मिला नहीं करता था इनको, ठीक है। प्लस क्लाइमेट चेंज के काफ़ी सारे इंपैक्ट पड़े हैं, उसकी वजह से चीता एक्सटिंक्ट हुआ है। अब चीता को हम लोगों ने अपने देश में एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरह से विलुप्त कब डिक्लेयर किया था, तो वो है 1952। इसके बारे में ध्यान रखना। देखो यहाँ पर इसके ऊपर आर्टिकल भी था हिंदुस्तान टाइम्स का कि 1952 में देश के अंदर चीता खत्म हो चुका था। आप ये कह सकते हो आखिरी चीता 1952 में देखा गया। अब इसको री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो अफ्रीका से लेकर आ रहे हैं। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे चीता पाए जाते हैं। एग्जैक्टली कहाँ से लाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। यहाँ से हम लोग बहुत सारे चीता को लेकर आएंगे और इसको चीता को लाने के बाद कहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में। तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। और मैंने आपको अभी जो भी लोकेशंस बताई हैं इनको देख सकते हो। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये नीचे वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेंगे। ये नामीबिया हुआ, ये बोत्सवाना, ये साउथ अफ्रीका, यहाँ से हम लोग लेकर आ रहे हैं इनको। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वाला रीजन ये है। मध्य प्रदेश के ऊपर आपको उत्तर प्रदेश नजर आएगा, इधर राजस्थान नजर आएगा, इधर आपको छत्तीसगढ़ नजर आएगा और नीचे महाराष्ट्र नजर आएगा, इधर गुजरात नजर आएगा, ठीक है। ये इसकी आसपास की स्टेट्स मैंने आपको बता दिया है। मध्य प्रदेश का जब आप मैप एग्जैक्टली देखोगे जूम करके, तो ये वाले रीजन के अंदर यहां पर इन चीता को लाया जा रहा है, क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग चीता को क्यों इंट्रोड्यूस करें। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को एनवायरमेंट बचाना है, एनवायरमेंट को बैलेंस करना है, बैलेंस करके चलना है, तो उसके लिए आपको चीता को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तरफ आपका एनवायरमेंट के अंदर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा, पेड़ पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उस पेड़ पौधों को खा रहा है हिरण, आप ऐसे कह सकते हो हिरण बहुत सारे पेड़ पौधे खा रहा है। और अगर चीता नहीं होगा तो यहाँ पर हिरण कौन खाएगा, हिरण की जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी और वो पेड़ पौधे खाए खत्म करेंगे। अगेन यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये सब हमारा एक तरीके से प्रकृति ही की देन है। प्रकृति यहाँ पर ये सारा काम करती है, अपने हिसाब से नेचर करता है। और ये चीता की पॉपुलेशन इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तभी बोला जाता है लायन को प्रोटेक्शन दो, ठीक है, चीता को प्रोटेक्शन दो, टाइगर को प्रोटेक्शन दो, इन सबको प्रोटेक्शन दो। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस पूरे एनवायरमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं, हमारा जो एनवायरमेंट उसको बैलेंस करके रखते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो यहाँ पर ये जो चीता है ये कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं डिटेल में। देखो लायन क्या करेगा, लायन यहाँ पर छोटे मोटे जानवर को खाएगा और ये सारे जो जानवर है पेड़ पौधे खाते हैं। तो ये यहाँ पर साइकिल ऐसी चलती रहती है। इसी वजह से हम लोग लायन जो भी हमारा लायन है या फिर लेपर्ड, चीता है, ये वाइल्ड डॉग है, इसको हम लोग प्रीडेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके चलते हैं, क्लियर हुआ। तो चीता के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर चीता दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, एक अफ्रीकन चीता होता है, एक एशियाटिक चीता होता है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें से चेक कर लेना।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चर्चा की गई है सी ड्रैगन 22 एक्साइज के बारे में, हाल ही में काफ़ी चर्चा में था। तो अभी यूएस सी ड्रैगन 22 एक्साइज की शुरुआत हुई है। इसके अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, सब यहाँ पर कंट्रीज ये देखने को मिल रही थी। और इनफैक्ट आपको मालूम होगा इसमें से 4 कंट्री के नाम तो आपको पता होंगे, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, मतलब सभी के नाम पता है। लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस के बीच में एक और ग्रुप बनता है जिसका बोलते हैं हम क्वाड ग्रुप। क्वाड क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब 4 तरीके की यहाँ पर इसकी पोजीशन देखने को मिलती है। 4 ग्रुप का यहाँ पर ये 4 मेंबर का एक ग्रुप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक तरीके से कोई शेप बनाते हैं जिसकी 4 साइड होती है उसको क्वाड बोलते हैं। तो आप देख पाओगे इधर इंडिया हुआ, इधर जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर यूएस, तो इन कंट्रीज को मिलाकर क्वाड बनता है। इन क्वाड ग्रुप के बीच में एक अभ्यास होता है, मालाबार अभ्यास होता है, ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। अभी हम लोग बात करें सी ड्रैगन एक्साइज की, जिसको यूएस ने यहाँ पर लीड किया था। इसके अंदर कौन कौन से नेशन थे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। यहाँ पर मेन मकसद है कि हम लोग क्या करें, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति को बना के रख सकें। इंडो पैसिफिक रीजन आपको ये वाला रीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मकसद ये भी था कि जो दुश्मन की सबमरीन है उसको उड़ाया जा सके, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अगले आर्टिकल में हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था। मैं आपको बता देता हूं, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सजेस्ट ये किया कि हम लोग अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं ड्रोन का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया कर सकती हैं। और ड्रोन बेसिकली एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, मतलब यहाँ पर देखो कोई व्यक्ति नहीं होता है, इसको रिमोट से चलाया जाता है, तो इसमें कोई आदमी नहीं है। क्लियर हुआ? उसके बाद मैंने आपको बताया था ड्रोन के यूज आज के टाइम पर काफ़ी जगह बढ़ रहे हैं, तो इसके यूज अपने पास पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो। जैसे कि डिफेंस के मामले में बात करें तो ड्रोन का यूज काफ़ी हो रहा है। ड्रोन से काफ़ी अटैक वगैरह देखने को मिलता है, टेररिस्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं ड्रोन से, या भी आप लोग को मालूम होगा, है ना। उसके बाद हेल्थ केयर डिलीवरी पर्पस भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पर आज के टाइम पर हम लोग वैक्सीन वगैरह को डिलीवर कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करी जा रही हैं, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। प्लस एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को छिड़क देते हैं, और भी आज के टाइम पर इरीगेशन की फैसिलिटीज़ भी हम लोग ड्रोन के थ्रू लेकर आ चुके हैं फिलहाल। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर तो इसका इस्तेमाल हो ही रहा है, मैंने आप लोगों को बताया। या फिर कोई एमरजेंसी सर्विसेज हो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी यहाँ पर हम लोग इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस इस ड्रोन के रिगार्डिंग क्या क्या दिक्कत है, इश्यूज़ क्या है? देखो इश्यूज़ ये है, एक तो बहुत सस्ता है। अब सस्ते होने की वजह से इसको हर कोई यहाँ पर अफोर्ड कर रहा है। अफोर्ड करने के बाद यहाँ पर इससे अटैक भी कर रहा है। हम अपने दुश्मन, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में एक अटैक देखने को मिला था जो कि ड्रोन अटैक था, यह पाकिस्तान के थ्रू किया गया था। तो यहाँ पर यही बोला गया कि एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि अगर हम लोग दूसरे वेपन खरीदें तो दूसरे वेपन काफ़ी यहाँ पर महंगे मिलते हैं, लेकिन ड्रोन आपको सस्ते मिल जाता है। इसी की वजह से एक कंसर्न ये क्रिएट होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आर्टिकल में हमने कजाकिस्तान के अनरेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। कजाकिस्तान के अंदर तेल के प्राइसेस काफ़ी तेजी से बढ़े थे, उसी की वजह से कजाकिस्तान में काफ़ी हालत खराब हुई है, ठीक है। प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हमारा महान भारत हुआ, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको कजाकिस्तान ऊपर ये रेड कलर का नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब कजाकिस्तान के अंदर हुआ क्या मैं आप लोग को बता दूं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये 2 पिक्चर, ठीक है। अब इन दोनों पिक्चर का जो नाम है इधर कर लेना, ये वाला जो नाम है बेसिकली ये इनका है, और ये वाला जो नाम है बेसिकली ये इनका है। ये जो व्यक्ति है इनका नाम है नूर सुल्तान नाजरबैव, और जो ये है इनका नाम है जोमार टाकेवेव। अब ये दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों कजाकिस्तान के ऊपर राज कर रहे हैं। कब से? जब से कजाकिस्तान एक कंट्री बना है, सिंस 1991। आपको मालूम होगा 1991 से पहले ये यूएसएसआर हुआ करता था, पूरा का पूरा सोवियत यूनियन हुआ करता था। 1991 में ये टूटा तो सब ये अलग अलग हो गए। जो 11वें नंबर पर नेशन नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा आपको कजाकिस्तान नजर आएगा। लैंड वाले एरिया के मामले में भी आपको ये सबसे बड़ा नजर आ रहा होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद यहां पर क्या हुआ, जैसे ये कंट्री बना उसके बाद इन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर पूरी तरह से राज किया। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर नूर सुल्तान बदले हैं, उसके बाद यहाँ पर ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। हालांकि अभी भी मेजर पावर्स नूर सुल्तान के पास हैं। लोग काफ़ी परेशान रहे इस चीज़ से लंबे समय तक, मतलब ये लोग 30-30 साल के हो चुके हैं, तब भी यहाँ पर इन दोनों की शक्लें देख रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि काफ़ी लंबे समय से परेशान रहे लोग। यहाँ पर पहले काफ़ी दिक्कत में थे, डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। फिर होता क्या है, इसी साल की बात है, जनवरी 2 को यहाँ पर एलपीजी के प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है, वो भी 100% से, मतलब कि दुगना कर दिया जाता है एलपीजी के प्राइसेस को। तब लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी जाती है कजाकिस्तान के एक शहर अलमाटी के अंदर। उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर ये रोड ब्लॉक्स किए गए, और यहाँ पर इनफैक्ट ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ गई कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने क्या बोला, यहाँ पर रशिया की फोर्सेस को बुलाया, ठीक है, सभी फोर्सेस को यहाँ पर बुलाया। रशिया जो भी सीएसटीओ के मेंबर्स हैं उनको बुलाया, बहुत सारे जो यहाँ पर फोर्सेस गई, तब जाकर यहाँ पर सिचुएशन संभाली गई है। अदरवाइज काफ़ी सारे लोग इंजर्ड वगैरह भी हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखने को क्या मिला, एक आप कह सकते हो ना
जिसको हम लोग बोलते हैं ऑथोरिटेरियनिज्म। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। डेमोक्रेसी फ्रीडम इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, इसी वजह से लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। ये आप इमेज देख पाओगे, यहाँ पर कजाकिस्तान की इमेज नजर आ रही होगी। क्लियर हुआ? तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई आपको लिखित में मिल जाएंगी, जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी हम लोगों ने जो आर्टिकल डिस्कस किया है इलेक्शन एक्सपेंडिचर से लेकर चीता वगैरह के आर्टिकल डिस्कस किया है, इन सबको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्विज मैंने लगा दिया था। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है, इंडिया जो है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा बाय 2030। ये आर्टिकल चर्चा में था। हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस के थ्रू। ठीक है, IHS यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि एशिया जो है 2030 तक एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये बेसिकली एक सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन है, यानी एक अंदाजा लगाया जा रहा है, प्रोजेक्शन है यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 8.4 ट्रिलियन US डॉलर्स तक की पहुंच सकती है। ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें जो रोल है वो अलग अलग सेक्टर्स का होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पर हम लोग इतना ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट है। 500 मिलियन लोग आज के टाइम पर इंटरनेट यूज कर रहे हैं और साल 2030 तक ये डेटा बढ़कर 1.1 बिलियन तक होने वाला है। तो डेफिनेटली और भी बहुत सारे रास्ते हमारे सामने निकलेंगे। ग्रोथ रेट के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होने वाली है, बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। हम लोग यहाँ पर काफ़ी लंबे एक तरीके से खेलने वाले हैं। डेफिनेटली ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रो हो रही है। यहाँ पर मिडिल क्लास का काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। देखो मिडिल क्लास का सपोर्ट क्या है कि मिडिल क्लास ने कंट्री के अंदर कंजम्पशन को बढ़ाया है। जब तक कंजम्पशन नहीं होगा तब तक इकोनॉमी ग्रो करेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है और 2030 तक ये कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा बताया गया। प्लस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कंट्री के अंदर इंक्रीज हुआ है, बाहर से काफ़ी सारा पैसा आया है। और आज के टाइम पर इंडिया इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी आज के टाइम पर देखो अच्छी खासी चल रही है। भारत के पास बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनीज है जिनकी जो अमाउंट है, यूनिकॉर्न मतलब एक ऐसे स्टार्टअप जिनका जो स्टार्टअप में अमाउंट होता है वो $1 बिलियन से प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख पाओगे 21 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज आज के टाइम पर आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लस भारत सरकार और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रही है ताकि हम लोग हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। क्लियर हुआ? हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करें। उसके बाद अगला आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर डिस्कशन हम लोगों ने किया था। रिसेंटली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने बोला भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा? तो मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। और सबसे पहली बात तो आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, यूनिफॉर्म मतलब कि एक ही लॉ लेकर आया जाए सभी लोग ले। देखो होता क्या है, हमारे देश में यहाँ पर अलग अलग आपको रिलीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, अलग अलग रिलीजन्स देखने को मिलेंगे। अब इन रिलीजन्स के अंदर जब भी मैरिज होती है या फिर डाइवोर्स होता है या फिर इनहेरिटेंस को लेकर कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी मैटर होता है, वो सब यहाँ पर इन रिलीजन के लॉस के हिसाब से ही डिस्कस किया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेन मकसद यह है कि इन लॉस के हिसाब से ना डिस्कस करने की बजाय सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए और उसी कानून के मदद से हम लोग यहाँ पर ये सारे मुद्दे चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। चाहे वो मैटर्स कोई से भी हो, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन के अलग अलग रीजन में सबको एक ही लॉ से सॉल्व किया जाए। नाउ क्वेश्चन ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर सारी बातें कहां पर मेंशन करी गई हैं? तो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं और वो है हमारा एक DPSP। आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 44 हमारा DPSP है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर हुआ? उसके बाद मैंने आपको बताया आज के टाइम पर अगर हम कंट्री में बात करें, क्या यूनिफॉर्म कोड को लेकर कुछ स्टेटस है इंडिया के अंदर? देखो बिल्कुल, बहुत सारे जो लॉज हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातचीत तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातचीत ही है, उसको आगे अच्छे से बढ़ावा दिया नहीं जाता है। इसी की वजह से हम लोग को एक सेपरेट यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी हैं और मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या एग्जैक्टली देखने को मिलता है। दिक्कत क्या है इसके अंदर, चैलेंज क्या है? देखो चैलेंज ये है कि जो आर्टिकल 25 है भारतीय संविधान का, वो बोलता है कि आप कोई से भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई से भी रिलीजन का प्रसार कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि इससे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगले आर्टिकल में हम लोगों ने इंडिया नेपाल को लेकर डिस्कशन किया था। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया है कि भाई एक नदी बनाई जाएगी और वो जो एक नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा, ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, वो नदी का नाम है महाकाली रिवर। तो महाकाली रिवर के ऊपर एक पुल बनाने वाले हैं, इसी की वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। ये पुल कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो एक्जैक्टली आप देख पाओगे इस वाले रीजन में यहाँ पर ये पुल रहेगा जो कि इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करेगा। ये जो पुल है ये आने वाले 3 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इससे फ्रेंडशिप दोनों कंट्रीज की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। महाकाली रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। महाकाली
रिवर के बारे में आपको बता रखा है कि महाकाली रिवर को हम लोग शारदा रिवर और काली गंगा भी बोलते हैं। उत्तराखंड के अंदर ये नदी आपको देखने को मिलेगी, ये जाकर घाघरा रिवर से मिल जाती है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज के टाइम पर महाकाली रिवर के ऊपर देखने को मिलेंगे। फिर मैंने आपके साथ इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। अगर हम लोग इंडिया नेपाल के ऐतिहासिक टाइज के बारे में बात करें तो देखो बहुत ज़्यादा मजबूत रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक लिंकेजेस। मतलब कि चाहे वो आप ऐतिहासिक देखो, चाहे वो कल्चर के सेंस में देखो, चाहे वो इकोनॉमिक के सेंस में देखो, तो काफ़ी अच्छा पार्टनर है। इंडिया और जो नेपाल है दोनों मिलकर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ सिमिलर टाइज को शेयर करते हैं। बहुत सारे हिंदू लोग या फिर बहुत सारे जो लोग हैं आज के टाइम पर वो नेपाल के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया के हैं, और बहुत सारे नेपाली आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद बोला गया दोनों कंट्री के बीच में एक रिश्ता देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है रोटी बेटी का रिश्ता। मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग की शादी हुई हुई है वहां पर, बहुत सारे लोग के फैमिली टाइज आपको देखने को मिलेंगे। और जब से दोनों नेशंस के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 साइन हुआ है तब से रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद ट्रेड के बारे में बात करें तो इंडिया नेपाल के जो व्यापार है एक टाइम पे काफ़ी खराब हो रहे थे, जब वहाँ के जो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे KP शर्मा ओली, आज के टाइम पर बदल चुके हैं, ठीक है, तब रिलेशन थोड़े खराब हो चुके थे। बट अदरवाइज यहाँ पर आज के टाइम पर हमारा फोकस ये है कि हम लोग रिलेशंस को वापस से मेंटेन करें। बाय द वे भारत यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। भारत बेसिकली यहाँ पर एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है नेपाल का। हम लोग नेपाल को बहुत कुछ भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी रेगुलरली करते रहते हैं। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। प्लस उसके बाद हम लोग आज के टाइम पर फोकस ये करते हैं और भी जगह को कनेक्ट किया जाए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एक MOU को ऑलरेडी साइन कर चुके हैं जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक रेल को चलाया जाएगा जो कि काठमांडू यानी जो नेपाल के अंदर है उससे कनेक्ट की जाएगी इंडिया के रक्सौल को, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पर एक डिफेंस कॉपरेशन के बारे में मामले में बात करें तो देखो डिफेंस कॉपरेशन भी दोनों कंट्रीज का रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये देखें तो आसाम बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो नेपालीज आर्मी है उनका एक बहुत बड़ा असिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हम लोग नेपाली आर्मी को बहुत सारे इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं। जो आज के टाइम पर हमारा गोरखा रेजिमेंट है ना इंडियन आर्मी का, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया जाता है नेपाल के हिल डिस्ट्रिक्ट से, और इंडिया नेपाल के बीच में एक अभ्यास होता है सूर्य किरण अभ्यास, ये जरूर ध्यान रखना। अभी रिसेंटली एक सूर्य किरण अभ्यास हुआ भी था। कल्चरल टाइज के बारे में बात करें तो जैसे कि नेपाल के अंदर आपको काठमांडू देखने को मिलेगा, ठीक है, लुम्बिनी देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से इंडिया के अंदर आपको वाराणसी देखने को मिलेगा, अयोध्या देखने को मिलेगा। तो इनका अपने आप में लिंकेज है। जैसे कि नेपाल के अंदर काठमांडू है, ठीक है, वहां पर आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से इंडिया में वाराणसी है। तो कहीं ना कहीं ये 3 सिस्टर का लिंक भी आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो भारत काफ़ी सारा पैसा प्रोवाइड करवाता है नेपाल को, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो ऐसी लोकेशन पर लोकेटेड है। प्लस उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर भारत नेपाल दोनों मिलकर काम करते हैं, चाहे वो बिम्स्टेक हो, सार्क हो, इन दोनों के अंदर। अब दिक्कत है कि चाइना अपना इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ा चुका है। चाइना का इन्वॉल्वमेंट नेपाल में काफ़ी बढ़ रहा है जिसकी वजह से इंडिया नेपाल के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जैसा आज के टाइम पर श्रीलंका के साथ हो रहा है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर बढ़ा है, उसी प्रकार से ये भी आपको देखने को मिलेगा। एक और दिक्कत इंडिया नेपाल के बीच में ये देखने को मिलती है बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट मतलब कि यहाँ पर आप देख पाओगे, ये नेपाल का मैप है, ये इंडिया का मैप आपको देखने को मिलेगा। नेपाल ने क्या किया, अपना एक नया मैप, एक नया नक्शा जारी किया। उसके अंदर बोला ये जो रीजन है ये हमारा है। हालांकि ये रीजन नेपाल का है नहीं, ये इंडिया का रीजन आपको देखने को मिलेगा। ये ओरिजिनल वर्जन है। यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको ये नजर आ रहा होगा, ये रेड कलर का नजर आएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर लिम्पियादुरा, लिपुले, काला पानी है, ये नेपाल अपना बताता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर एक इशू देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में इंडिया स्पेन के रिलेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इंडिया स्पेन के बीच में क्या करेंगे, हम लोग कस्टम्स मैटर के अंदर कोऑपरेट करेंगे। मतलब कि मैं आपको समझाऊंगा, ये आप देख पाओगे इंडिया का मैप हुआ, उसके कंपैरिजन में आपको स्पेन यहां पर देखने को मिल जाएगा। इंडिया स्पेन के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो यहां पर कस्टम अथॉरिटीज क्या है जो कि एक तरीके से चीज़ों को चेक करेंगी कि हमारे पास कोई सामान एक तरीके से गड़बड़ी सामान तो नहीं जा रहा है इधर से, या फिर स्पेन से कोई गड़बड़ी सामान तो नहीं आ रहा है। तो बेसिकली कस्टम ऑफेंस होता क्या है, कस्टम ऑफेंस ये होता है कि अवैध तरीके से, ठीक है, एक गलत तरीके से चीजों का मूवमेंट करना, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट करना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी गुड्स हो सकते हैं, जैसे चाहे वो हिस्टोरिकल गुड्स हो सकते हैं, हमारे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो सकते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स हो सकते हैं। तो इसका यहाँ पर इधर से उधर हेराफेरी करना, तो आप कह सकते हो ये हमारा कस्टम ऑफेंस कहलाता है। तो इसके अंदर यहाँ पर
ये चीज़ रोकी जाए। इसी की वजह से यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बोला है हम लोग किसी गलत सामान को इधर उधर ट्रैवल करने से रोकेंगे। मतलब इंडिया स्पेन के बीच में ये गलत और अवैध यहाँ पर ट्रैवलिंग नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाएगा, इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसके बाद इंडिया स्पेन के रिलेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। इंडिया स्पेन के जो रिलेशंस है वो यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1956 से लगातार बने पड़े हैं। लगातार हम लोग काफ़ी सारी मीटिंग कर चुके हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात करें तो स्पेन भारत का 7वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन के अंदर। दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है 2018 का, तो आप देख पाओगे वो काफी ज्यादा था। आज के टाइम पर ये ट्रेड और ज्यादा बढ़ चुका है, एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम पर भी बढ़ेगा। भारत स्पेन को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल, गारमेंट, आयरन, स्टील प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव, ये सारी चीजें हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वहां पर। उसके बाद स्पेन जो है 15 लार्जेस्ट इन्वेस्टर, मतलब 15th लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है। मतलब बहुत सारा पैसा भारत के अंदर इन्वेस्ट करता है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो। कल्चरल और एकेडमिक रिलेशंस भी दोनों कंट्रीज के काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग मिलकर काम करते हैं अपने रिलेशंस को मेंटेन करने, मतलब अपनी संस्कृति के हिसाब से और ज़्यादा बढ़ना। और जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप है बेसिकली, ये यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसे ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी स्पेन के अंदर। इसको हमने बढ़ाया है, इंडियन कल्चर को वहाँ पर प्रमोट किया है। और यहाँ पर एक डेटा है स्पेन का डेटा ये बताता है कि इंडिया का जो डायस्पोरा है वो स्पेन में काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग 2001 में भारत के लगभग 9000 नागरिक स्पेन में रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम पर 2015 का जो डेटा बताता है वो है 34,000 के आसपास लोग हैं। आज के टाइम पर अगर हम डेटा देखें 2021-22 का, तो ये डेटा और ज़्यादा हो सकता है। प्लस इंडिया स्पेन में के बीच में और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में डिस्कशन किया था। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यहाँ पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 को अप्रूव किया है। फेज 2 क्या है? यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से, मतलब सोलर एनर्जी और आप कह सकते हो कि या फिर विंड एनर्जी की मदद से हम लोग बिजली बनाएंगे, पावर बनाएंगे। उस पावर को ट्रांसफर करेंगे कुछ स्टेट्स के बीच में, जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और फिर उत्तर प्रदेश। इनके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारी नेशनल ट्रांस लाइन है इनके थ्रू यहाँ पर इनको ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पाते हो होता क्या है, नेशनल ट्रांस लाइन ये होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनी, ठीक है, यहाँ पे बिजली बनाने के बाद, पावर बनाने के बाद इसको बांटा जाता है। ये नेशनल ट्रांसमिशन होता है और ट्रांसमिशन करने के बाद हम इसको यहाँ पर बांट देते हैं और आपके घर तक बिजली पहुँचती है। तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है जो ट्रांसमिशन लाइन है ये अलग अलग राज्यों में शेयर करी जाएंगे, अलग अलग राज्यों के अंदर पावर्स को शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था उजाला स्कीम के बारे में। उजाला स्कीम को अभी रिसेंटली 7 साल हुए हैं। उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज। तो मतलब कि जो एलईडीज लाइट हैं आपकी, जो ये बल्ब आपको देखने को मिलेंगे, इन एलईडीज को काफ़ी सस्ता बनाया गया और आज के टाइम पर काफ़ी सारे लोग इन एलईडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उजाला का मेन एम था। इसने काफ़ी कुछ अचीव भी किया, क्योंकि एक टाइम पर एक बल्ब का प्राइस 70 से 80 हुआ करता था, जो कि आज एक बल्ब का प्राइस पहले 300 से 350 हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर उसी एलईडी का प्राइस 70 से 80 है, ये यहाँ पर बताया गया। तो अपने आप में यहाँ पर काफ़ी बड़ा अचीवमेंट ये देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो जो कि आप लोग को ये दिख रहे हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट के बारे में। तो जीडीपी को देखते हुए फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट को रिलीज किया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के थ्रू। पहला क्वेश्चन तो यह है, ये फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लगभग 2016-17 से। 2016-17 में सबसे पहली बार इसको पब्लिश किया गया था और जनवरी के फर्स्ट सप्ताह के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो ये फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आता है। और यहाँ पर बेसिकली एक आप कह सकते हो एडवांस में एस्टीमेट लगाया जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है हमारी जीडीपी कितनी ग्रो करेगी। और ये अंदाजा साल 2021-22 का लगाया गया कि हमारी जीडीपी 9.2% से ग्रो करेगी। अब आप कहोगे 2021-22 तो खत्म हो चुका है, मैं कहूंगा अभी नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो यहां पर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक साल चलता है। तो 1 अप्रैल 2021 के अंदर ये साल शुरू हुआ था और अभी यहां पर 31 मार्च को ये साल खत्म होगा। तो यहां पर इस साल का जो डेटा है, यहां पर इस साल का आप कह सकते हो जो जीडीपी है वो कितनी ग्रो करेगी, वो है 9.2%। ऐसा यहां पर फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ने बताया है। तो मतलब इतनी जीडीपी ग्रोथ हमारी हो सकती है। क्लियर हुआ? मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया जीडीपी का काम होता है नॉमिनल रियल जीडीपी के बारे में आपको रिसेंटली काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो आप लोग बताना ज़रूर कि नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट
एडवांस एस्टिमेट के बारे में आप लोगों को बता दिया है। कैलकुलेशन कैसे होता है, हम लोग हर एक सेक्टर को देखते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हुई है, कितना सामान बिका है, व्हीकल्स का डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसके हिसाब से ग्रोथ बताता है कि डेफिनेटली कितनी ग्रोथ लास्ट में होगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा था 2019 में, जिसको लाया गया था और आज के टाइम तक इसके लेकर कोई भी ऐसा रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया है, मतलब कि अभी तक यहाँ पर इस एक्ट को इंप्लीमेंट लागू नहीं किया गया है। इसी वजह से रिसेंटली ये न्यूज़ में आया। तो मैंने आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली सिटीजनशिप देता है, लोगों को नागरिकता देता है। कहां से आए हुए लोगों को नागरिकता देगा, वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो भी लोग आएंगे, किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, जो कि हिंदू होंगे, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन होंगे। ठीक है, मुस्लिम्स को यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस सिटीजनशिप को यहाँ पर लाया गया था, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर जो भी व्यक्ति फॉरेनर एक्ट 1946 या फिर पासपोर्ट एक्ट 1920 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी छूट दी जाएगी, उनको भी यहाँ पर एक तरीके से लेकर आया जाएगा, उनको ये पूरी तरह छूट मिलेगी, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, मतलब मैंने आपको बताया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कंसर्न्स है। कंसर्न्स क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर बताया गया, ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है। इसको यहाँ पर बोला गया नॉन मुस्लिम्स पीपल को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और जो मुस्लिम्स पीपल उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसी वजह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद बोला जाता है असम अकॉर्ड बात करता है काफी सारे लोगों को यहाँ पर एक तरीके से डिपोर्ट करने की, कि हम लोग जो भी लोग आए हैं असम के अंदर उसको वापस से भेजेंगे, और इधर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बात करता है लोगों को नागरिकता देने की, तो इससे यहाँ पर एक क्लैश हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 बात करता है, क्या करता है कि हम लोग यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर नजर आती नहीं है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये दिक्कतें आती हैं। प्लस उसके बाद मैंने आपको बताया, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है कि जो भी जानवर हैं, हम लोग जानवर को ट्रैक कर रहे हैं ईडीएनए की मदद से। देखो, एक होता है डीएनए, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है ईडीएनए। ईडीएनए मतलब ई से मतलब एनवायरमेंट, ये आपको पता होगा। एनवायरमेंट का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। तो ईडीएनए को लेकर हम लोग पता लगा सकते हैं एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की सर्चिंग कर सकते हैं। तो ईडीएनए स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल डीएनए, ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग कैसे इकट्ठा करेंगे, तो देखो, जो कोई भी एनिमल होता है, कोई भी जानवर है, वो क्या कर रहा है, उसकी जो सलाइवा, जो उसकी लार है वो गिर रही है, उसका फर यहाँ पर कोई गिर गया, ठीक है, उसने यहाँ पर मल, यहाँ पर उसका जो मल है उससे भी कनेक्ट किया जा सकता है, मतलब आप कह सकते हो कोई गाय भैंस है जिसका गोबर है, उससे भी यहाँ पे डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये सारे जो सैंपल होंगे ये ईडीएनए कहलाएगा, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो फर हो, चाहे वो फेसिस हो, तो ये सारी चीजें ईडीएनए कहलाएंगी। इनकी मदद से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान के डीएनए को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब सॉरी, किसी भी जानवर के डीएनए को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक इंसान के यूरिन को टेस्टिंग करके पता लगा सकते हैं चीजों के बारे में, उसी प्रकार से यहां पर क्या है, कोई भी जानवर है उसका कोई भी यहां पर उसका फर गिर गया है, कोई भी सलाइवा गिर गया है, फिर कोई भी यहाँ पर मल है, उसकी मदद से हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंस ये होगा, हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से एनिमल्स को ट्रैक कर पाएंगे। और एनिमल्स को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर ऐसे एनिमल्स को जो कि माइग्रेटरी है, मतलब कि कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, थोड़े टाइम के लिए नहीं आते। तो यहाँ पर इन एनिमल्स को यहाँ पर चेक किया जा सकता है, इनकी यहाँ पर स्पीशीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो डीएनए क्या होता है मैंने आपको बता दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, कुछ इस प्रकार से डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डीएनए सभी का यहाँ पर सेम होता है स्ट्रक्चर, लेकिन क्या होता है, इसके अंदर के जो ब्लॉक होते हैं वो बदलाव देखने को मिलता है, ब्लॉक्स के अंदर बदलाव होता है। बाय द वे स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है सभी के अंदर। क्लियर हुआ। ईडीएनए होता है एनवायरमेंटल डीएनए। एनवायरमेंटल डीएनए कैसे लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। और एनवायरमेंटल डीएनए मान लो एक जगह पर पड़ा हुआ है और वहां पर धूप वगैरह ज्यादा पड़ रही है, आपने अगर जल्दी नहीं उसको कलेक्ट किया तो वो डीएनए बेकार भी हो जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था मीटिंग एमिशन नॉर्म्स को लेकर। तो आज के टाइम पर बहुत सारे कोयले वाले प्लांट्स हैं, मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट हैं जिसके अंदर कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। अब कोयला जलाएंगे तो डेफिनेटली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हो रहा है। और लगभग 61% जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो दिल्ली में कुछ ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, शहर के अंदर लोकेटेड है, जहाँ पर 10-10 लाख लोग से ऊपर रह रहे हैं, 1 लाख से लोग ऊपर रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उन लोगों की जान को कहीं ना कहीं खतरा है, उन लोगों को एनवायरमेंट से काफी बड़ा खतरा पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर ये पावर प्लांट्स भी लोकेटेड हैं।
क्लियर हुआ। तो इन पावर प्लांट्स को पहले ही बोला गया था कि आप कुछ यहाँ पर चीज़ें सेट करो। 2015 में हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए थे और बोला था इन पावर प्लांट से कि आप अपने पावर प्लांट में फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन लगाओ, जिसको हम लोग FGD बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें से सल्फर ही तो निकल रहा है और सल्फर ही यहाँ पर खतरनाक है, जानलेवा है। उस सल्फर को रोकना है हमें, तो सल्फर को कट करने के लिए यहाँ पर एक इक्विपमेंट आता है। ये इक्विपमेंट लगा लोगे तो सही रहेगा, सल्फर कट कर लोगे, लेकिन ऐसा अभी तक किसी भी पावर प्लांट ने किया नहीं है। इसी वजह से कंसर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बोला गया अभी जो डिफॉल्टर है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स जो कि यहाँ पर डिफॉल्टर की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर्ली चीज़ें फॉलो नहीं करी हैं, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस बोला कि देखो इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अब आप कहोगे पेनल्टी लगानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान का सवाल है। पेनल्टी लगाई गई, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि पेनल्टी देना आसान है क्योंकि ये जो FGD इक्विपमेंट है ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसको लगाना इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, तो इससे अच्छा ये लोग पेनल्टी चुका रहे हैं। तो आप देख पाओगे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नजर आ रही हैं। सल्फर निकल रहा है इनमें से। सल्फर कितना खतरनाक है, देखो सल्फर बहुत खतरनाक है। अगर हम बात करें ये आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है, प्लस सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। एनवायरमेंट के साथ यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ एनवायरमेंट को भी काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सल्फर निकल रहा है, हम लोग जब फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं जैसे कोयला, ऑयल या फिर नेचुरल गैस को जला रहे हैं, तो फिर यहां पर सल्फर निकल रहा है। इनफैक्ट सल्फर में से आप कह सकते हो ये बाद में कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, PM के अंदर, पार्टिकुलेट मैटर के अंदर, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़ों के अंदर। ये आपका बाल है, एक बाल से भी छोटा टुकड़ा आपको ये कंकड़ का टुकड़ा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था इंडिया और तुर्कमेनिस्तान को लेकर। इंडिया तुर्कमेनिस्तान के बीच में अभी यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक चीज़ साइन करी गई है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप देख पाओगे ये हमारा महान भारत हुआ, इधर आपको तुर्कमेनिस्तान नजर आएगा, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल यहाँ पर अशगाबाद नजर आएगी। क्लियर हुआ। तो हाल ही में इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया कि हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में कोऑपरेट करेंगे। मतलब कि कहीं पर भी अगर मान लो इंडिया या फिर तुर्कमेनिस्तान के अंदर कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी डिजास्टर जैसे कि कोई भी फ्लड या फिर भूकंप कुछ भी आता है, तो यहाँ पर जो कंट्रीज है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगी। क्लियर हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर बर्बादी आ सकती है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इंडिया तुर्कमेनिस्तान के रिलेशंस के बारे में। पहले उससे पहले ये समझ लो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी अग्रीमेंट साइन होता है, बिल्कुल साइन होते हैं। हमने अभी तुर्कमेनिस्तान के साथ साइन किया है, उससे पहले स्विट्जरलैंड, रशिया, जर्मनी, जापान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, इन सब के साथ भी हम लोगों ने ऑलरेडी साइन कर रखा है। उसके बाद इंडिया तुर्कमेनिस्तान के रिलेशंस के बारे में चर्चा करें तो देखो रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, बस हम लोग कनेक्टिविटी प्रॉपरली बना नहीं पाते हैं क्योंकि तुर्कमेनिस्तान आता है सेंट्रल एशिया के अंदर और सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी बन नहीं पाती है। लेकिन इंडिया ने अशगाबाद एग्रीमेंट को ज्वाइन किया है। अशगाबाद एग्रीमेंट, अशगाबाद जो कि यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है, तो हम लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। प्लस तापी पाइपलाइन की बात करें तो तापी पाइपलाइन आज के टाइम पर इंप्लीमेंट अच्छे से हो नहीं पा रही है। तापी पाइपलाइन की फुल फॉर्म ही यह है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं तुर्कमेनिस्तान से कनेक्टिविटी तो बना रही है, लेकिन हम लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान भारत को हर एक सिचुएशन में सपोर्ट कर रहा है, खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए भी तुर्कमेनिस्तान सपोर्ट करता है। तुर्कमेनिस्तान बोलता है कि बिल्कुल भारत को एक UNSC के अंदर परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। अभी रिसेंटली भी एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज टोटल 5 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आपको 5 नेशंस देखने को मिलेंगे, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। क्लियर हुआ। तो रिसेंटली यहाँ पर 3rd मीटिंग हुई थी अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लेकर, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना, जहां पर हम लोगों ने इनको इनवाइट किया है अपने रिपब्लिक डे पर। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोगों ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था। रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल साहब, यहाँ पर इनको अपॉइंट कर लिया गया है इस बैंक का एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको ध्यान रखना है, इस बैंक के बारे में आपको को बताया, AIIB इसकी फुल फॉर्म है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एक मल्टीलेटरल बैंक आपको ये देखने को मिलेगा। इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एस्टेब्लिश किया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर देखने को मिलेगा। ये काम करना स्टार्ट किया है 2016 से और इसके बहुत सारे अकम्पलिशमेंट है, मतलब बहुत कुछ अचीव कर चुका है। आज के टाइम पर काफ़ी सारे मेंबर्स है, 103 मेंबर आपको ये देखने को मिलेंगे। ये डेटा है 2020 का, आज के टाइम पर डेटा क्या है आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने यहाँ पर इस बैंक को हाईएस्ट रेट दिया है, बोला है कि काफ़ी अच्छा बैंक है, काफ़ी कुछ यहाँ पर करता है। प्लस UN ने भी यहाँ पर इसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस दे
दे दिया है। प्लस उसके बाद यहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी कुछ इस बैंक ने किया है। इस बैंक का मेन काम यहाँ पर है काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट देना, खासकर एशिया वाले रीजन के अंदर, और चाइना यहाँ पर एक सबसे बड़ा शेयर होल्डर इस बैंक का देखने को मिलेगा। भारत दूसरे नंबर पर एक सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इसका। उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने यहाँ पर कोविड के टाइम पर भारत की काफ़ी मदद करी है। प्लस अभी चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए भी यहाँ पर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ पा रहे हो, सब चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो, क्योंकि मैं खुद रिकॉल कर पा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आप लोग भी कर पा रहे होंगे क्योंकि आपने मेरे साथ सारी ये पढ़ाई करी है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था जो WTO है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया था, अभी चाइना को एज अ डेवलपिंग कंट्री एक टैग दिया था। चाइना ने अपने आप को डेवलपिंग कंट्री का बोलकर एक टैग दिलवा लिया था। तो दिक्कत क्या थी, चाइना डेवलपिंग कंट्री है नहीं, ठीक है। अब अपने आप को डेवलपिंग कंट्री जब ये बताएगा तो इससे बहुत फायदा मिलेगा इसको, ठीक है। आज के टाइम पर चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बोल रहा है WTO में, और WTO क्या करता है, दुनिया भर का व्यापार को देखता है। अब चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बोलकर क्या कर सकता है, दूसरे देश में जब अपना सामान भेजेगा तो उसमें टैक्स में इसको छूट मिलेगी, सब्सिडीज में यहाँ पर आप कर सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये चीज़ों की वजह से चाइना को बहुत मदद मिलेगी। तो अभी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देश खड़े हो चुके हैं और बोला कि चाइना को डेवलपिंग टैग हटाओ इसका, क्योंकि अपने आपको डेवलपिंग बताकर अपने आपको गरीब बताकर सारे फायदा उठा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चाइना के साथ साथ बांग्लादेश को भी घसीटा गया। बांग्लादेश अपने आपको लीस्ट डेवलप बता रहा है, जबकि यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब एक पर्सन की जो आय है वो काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट इंडिया से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश को भी इसी के अंदर घसीटा गया था, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री को स्टेटस जब दिया जाएगा तो जो डेवलपिंग कंट्री को फायदा मिलता है वो बहुत फायदा मिलता है। SNDT यहाँ पर इनको मिलता है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर चाइना आज के टाइम पर ले रहा है। तो दूसरी कंट्रीज बोल रही है भाई ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए चाइना को, जो चाइना ने अपना बोला है कि देखो अब हम इसको कम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहां पर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है। तो WTO के बारे में आप लोगों को बता दिया था, यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। और WTO के कितने मेंबर्स हैं, प्लस यहां पर WTO का कौन डायरेक्टर है, आप लोगों को आज भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। रिसेंटली मैंने पूछा था। WTO का हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड, जेनेवा के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में पढ़ा था। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जो एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा विशाल सा जहाज है जिसके ऊपर हम लोग एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो क्या करेगा, विशाल सा जो जहाज है, ये जहाज क्या करेगा, हम लोग को समुद्र में एक जगह बना कर देगा, और उस जगह पे आप कर सकते हो बीचों बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बहुत सारे एयरक्राफ्ट को रख सकते हैं इसके ऊपर, चाहे वो MiG-29 हुआ, सुखोई हुआ। तो इन एयरक्राफ्ट को इसके ऊपर रखेंगे, कहीं पर भी जरूरत है तो हमारा जो है अपना दबदबा बना सकते हैं इस पूरे ओशन के अंदर। तो इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चर्चा ये करी गई INS विक्रांत के बारे में। तो INS विक्रांत के ऊपर यहां पर अभी काम किया गया है और अभी रिसेंटली इसके ऊपर टेस्टिंग करी जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है। तो INS विक्रांत के बारे में चर्चा करी थी। उससे पहले हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो है INS विक्रमादित्य। तो INS विक्रांत जैसे ही पूरी तरह से तैयार होकर, देखो तैयार तो हो चुका है, सी ट्रायल चल रहा है, जैसे ही हमारी आर्मी को दिया जाएगा, नेवी को इंडक्ट किया जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। एक तो यहाँ पर ये INS विक्रमादित्य है, दूसरा INS विक्रांत हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो विशाल सा जहाज है, क्या काम है इसका मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में इंडिया स्किल्स 2021 के बारे में चर्चा की गई थी। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया स्किल्स 2021 कंट्री का बिगेस्ट स्किल कंपटीशन है। यहाँ पर लोग अपनी स्किल्स को दिखाते हैं। हर 2 साल में यहाँ पर एक कंपटीशन होता है। 30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज, मतलब इसमें राज्य और यूनियन टेरिटरीज आपको दोनों देखने को मिलेंगे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसमें अलग अलग स्किल्स को दिखाया जाता है। किसी के पास ब्यूटी थेरेपी की स्किल्स है, रोबोट सिस्टम की स्किल्स हैं, पेंटिंग है, डेकोरेशन करने की स्किल्स हैं, हेल्थ केयर, सोशल केयर, जो भी स्किल्स हैं वो सब यहाँ पर दिखाई जाती हैं। और इस पूरे स्किल कॉम्पिटिशन को मेंटेन करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ध्यान रखना। और जो भी व्यक्ति यहां पर जीतता है उसको आगे वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल कंपटीशन में भेजा जाता है, वो वहां पर भारत को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि अब की बार भी करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन है ये चाइना के अंदर होने वाला है अक्टूबर 2022 में, मतलब इसी साल। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बताया। प्लस स्किल्स को डेवलप करने के लिए भारत सरकार और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाती है। इस इनिशिएटिव के नाम यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद रेड सेंटर के बारे में चर्चा की गई थी। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने रिसेंटली रेड सेंडर्स को एक तरीके से आप कह सकते हो इंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर डाल दिया है, मतलब कि काफ़ी खतरे में है यहाँ पर ये लकड़ियाँ, या फिर आप कह सकते हो रेड सेंडर या फिर रेड सैंडलवुड, जो लाल चंदन की लकड़ियाँ हैं, ये काफ़ी खतरे में देखने को मिलेंगी। अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है?
साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटिलिनस। तो ध्यान रखना इसके बारे में। ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ईस्टर्न घाट्स आपको ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर आपको ये रेड सैंडर सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार से रेड सैंडर का ये नजरिया आपको देखने को मिलेगा। दिक्कत क्या है, ये खत्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इलिसिट तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पर स्मगलिंग की जा रही है इसको लेकर, ठीक है। प्लस उसके बाद मानव के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, मतलब फॉरेस्ट फायर हो गया और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं तरीके, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी खतरे में आ चुका है, ठीक है। और बोला जाता है रेड सैंडर के अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, मेडिसिन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको मैन्युफैक्चर फर्नीचर के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल करा जा रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अपने आप में काफ़ी सारा थ्रेट ये देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में गेटवे ऑफ हेल के बारे में चर्चा की गई थी। तुर्कमेनिस्तान का जो ये गेटवे ऑफ हेल है ये रिसेंटली चर्चा में आया क्योंकि इसको बंद करने के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। इसको हम लोग दरवाजा गैस क्रेटर ही बोलते हैं क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के अंदर जो अशगाबाद है, अशगाबाद से थोड़ी सी दूर पर आपको ये कुछ इस प्रकार का सिनेरियो नजर आएगा। एक गड्ढा है जिसके अंदर आग जल रही है। अभी तक 50 साल पहले आग लगाई गई थी, अभी तक यहाँ पर ये आग जलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये बोला जाता है एक नेचुरल गैस है। देखो मैं आपको इसका सिंपल सा फंडा बताता हूँ। देखो हुआ क्या था, यहाँ पर जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो यहाँ पर कुछ लोग गए ड्रिलिंग कर रहे थे, ऑयल की खोज कर रहे थे। ऑयल हम लोग ड्रिल करके खोद के निकालते हैं। तो जब ये ड्रिलिंग कर रहे थे तो ये जो हिस्सा है ये धंस गया अंदर और इस प्रकार से क्रेटर बन गया और फिर इसमें से गैस लीक होने लगी। और गैस लीक हो रही थी तो बोला गया कि इस गैस को खत्म करने के लिए इसमें आग लगा देते हैं। और वो जो गैस लीक हो रही थी उसका नाम है मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लीक हुई, इसके अंदर आग लगा दी और तब से अभी तक ये क्रेटर के अंदर आग लगी पड़ी है। इसी को बुझाने के बारे में चर्चा की जा रही है। बुझाने के बारे में क्यों चर्चा की जा रही है, क्योंकि जो मीथेन है अपने आप पे खतरनाक है। इनफैक्ट यहाँ पे बोला जाता है कि हर साल यहाँ पर 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ होती है मीथेन की वजह से। इसी वजह से इसको बंद करने के बारे में चर्चा की जा रही है। मैंने आपको बता दिया इस क्रेटर का ओरिजिन कैसे हुआ था। सोवियत यूनियन के टाइम पे ड्रिलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसके दौरान यहाँ पर ये पूरा गड्ढा घुट गया था और गड्ढा होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये सिचुएशन देखने को मिली है। रीजंस क्या बंद करने के, क्योंकि नेचुरल गैस निकल रही है, लीक हो रही है, तो नेचुरल गैस भी बर्बाद हो रही है। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा ये भी देखने को मिलता है कि एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो इसको मतलब ढका जाएगा, बंद करा जाएगा, ऐसा तुर्कमेनिस्तान ने रिसेंटली बताया। क्लियर हुआ। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो चुकी हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखी हैं और आप लोगों को मज़ा भी आया होगा क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपने रिवीजन आज कर लिया है अपने पूरे सप्ताह का। जो भी एक दिन के आर्टिकल बचे हुए हैं वो हम लोग मंडे में रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम लोग रिवीजन डेली बेसिस पर भी चलाते हैं। तो मंडे में भी रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, तो वो सब आपको मंडे में कवर करवा दिया जाएगा। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो।